सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 35। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन शॉ अपनी कल्टीवेशन की जर्नी पर चली गई। इन 1-2 सालों में उसने ढेर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया, साथ ही उसकी पावर्स भी काफी हद तक बढ़ गई थी और अब फाइनली वो कैटास्ट्रोफी फेस करके एक इमॉर्टल बनने जा रही थी। मगर चांग शॉ लिन शॉ को बचाने के लिए ढेर सारा सेटअप कर लेता है, जिससे डाओ फेवन उस पर काफी ज्यादा भड़क गए थे और फाइनली वो लिन शॉ के साथ साथ चांग शॉ पर भी थंडर बरसाना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो एपिसोड की ओपनिंग सीन में हम देखते कि लिन शॉ थंडर को चैलेंज कर रही थी। वो कहती चलो मैं तैयार हूँ, आकर मुझ पर बरस जाओ। वही दूसरी तरफ चांग शॉ भी रोंदू सी शक्ल बनाकर थंडर से कह रहा था हाँ मैं भी तैयार हूँ, आ जाओ। तो थंडर ने भी तुरंत ही उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब इन दोनों पर भी एक साथ ही थंडर बरस गई थी, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लिन शॉ घायल हालत में कह रही थी कि बस अब मुझे 3 हेवनली थंडर का सामना करना होगा, उसके बाद मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगी। इधर चांग शॉ रोते हुए कह रहा था कि ओ हेवंस, अब तो मुझे बस 3 ही थंडर का सामना करना होगा, उसके बाद ही ये पनिशमेंट पूरी हो जाएगी। साथ ही वो खुद के मुंह पर चमाटे मारते हुए अपनी गलती को भी रियलाइज कर रहा था और एक बार फिर से थंडर ने उस पर अटैक कर दिया। चांग शॉ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अय्या बहुत दर्द हो रहा। इधर लिन शॉ ने भी तब तक 2 थंडर को झेल लिया, उसकी हालत अब बद से बदतर हो गई थी, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करते हुए कह रही थी कि बस अब मुझे एक ही थंडर को झेलना होगा। जिसके बाद वो डाओ फेवन से कहती कि चलो तुम में जितना भी दम है उतनी थंडर मुझ पर बरसा दो। इधर लिन शॉ की आवाज चांग शॉ ने भी सुन ली थी। वो कहता है बदतमीज लड़की, जरा मेरे बारे में तो सोच, तेरे जोश के चक्कर में मेरा कोयला बन जाएगा। इधर डाओ फेवन ने भी लिन शॉ के चैलेंज को काफी ज्यादा सीरियसली लिया। वहाँ पर जो थंडर के फॉर्म्स थे वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर थंडर से बनी हुई एक हेवी सोर्ड क्रिएट हो जाती है, जो कि लिन शॉ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। इधर लिन शॉ ने भी अपने स्पिरिचुअल बर्ड वाले फॉर्म को समन कर लिया, जो कि सीधे उस हेवी सोर्ड की तरफ आगे बढ़ता है और अब एक जबरदस्त क्लैश होता है उस हेवी सोर्ड और उस परिंदे में, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि लिन शॉ की स्पिरिचुअल बर्ड ने उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वही दूसरी तरफ बेचारे चांग शॉ की तो थंडर से हालत खराब हो गई। वो कह रहा था कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार लिन शॉ है, उसके जोश ने मेरी बैंड बजा दी। मेरे ख्याल से इस बेवकूफ लड़की ने स्टेबिलिटी स्क्रिप्चर को अच्छे से पढ़ा नहीं था, इसीलिए तो ये जोश में आकर होश खो गई। इतना कहकर बेचारा चांग शॉ वहीं पर बेहोश हो गया। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी अब कंप्लीट हो चुकी है। लाइटनिंग का एक फॉर्म लिन शॉ के पास आकर उसे संभालने लगता है, क्योंकि लिन शॉ इस लाइटनिंग की वजह से बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर में आसमान में हेवन का डोर ओपन हो गया, जिसे देखकर लिन शॉ काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि फाइनली मैं एक इमॉर्टल बन चुकी हूँ। आखिरकार मेरे सीनियर ब्रदर चांग शॉ की सारी नुस्खे काम आ गए। उन्होंने मुझे आज तक कई सारी चीजें सिखाई थी, जिससे मेरा डाओ हार्ट स्ट्रांग बन गया। अब मैं भी कल्टीवेशन में काफी आगे जा सकती हूँ। जिसके बाद वो हेवन के डोर के सामने जाकर बैठ गई और वहीं पर वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है, ताकि इमॉर्टल बनने के बाद की सारी पावर्स उसे हासिल हो जाए। और तभी उसके सामने एक लोटस फ्लावर खिल जाता है, जिसमें से स्टेबिलिटी स्क्रिप्चर बाहर आ गया था। वो कह रही थी कि मैं इसी स्क्रिप्चर का यूज करके कल्टीवेशन में आगे बढ़ूंगी। इधर चांग शॉ भी थोड़ा सा शांत हो गया। वो कह रहा था कि जूनियर लिन शॉ स्टेबिलिटी स्क्रिप्चर का यूज करके एक ट्रू इमॉर्टल बन चुकी है और उसके लिए मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ। मगर लिन शॉ, तुम्हारे हेवनली ट्रिब्यूलेशन की वजह से मैं भी मरते मरते बच गया हूँ। बस एक बार तुम वापिस आ जाओ, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे पनिश करूंगा। अब कैटास्ट्रोफी खत्म होते ही वो सारे बादल छट गए थे और तभी पगोड़ा और टाइची डायग्राम चांग शॉ से बात करने आ जाते हैं। पगोड़ा कहते हैं देख छोटू, हमने डाओ ऑफ हेवन की डिवाइन पनिशमेंट से तुझे बचाया है, इसलिए अब हमें थोड़े दिनों का ब्रेक चाहिए। हम जा रहे हैं सेंट टाइचिंग के पास। बहुत दिनों से हमने सेंट टाइचिंग के साथ कोई गप्पे नहीं लड़ाए, मेरे ख्याल से वो हमें मिस कर रहे होंगे। तो टाइची डायग्राम तुरंत ही पगोड़ा से कहने लगी कि ओए चोमू, मुझे नहीं लगता कि सेंट टाइचिंग तुझे मिस कर रहे होंगे। वो तो इतने आलसी है कि उन्हें बात करने का भी जान पे आता है। जिसके बाद दोनों ट्रेजर आपस में झगड़े करते हुए सेंट टाइचिंग की तरफ रवाना हो गए। इधर चांग शॉ उनका शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रेजर ना होती तो चांग शॉ नहीं बल्कि एक कोयला बन जाता। चांग शॉ कहता है कि अब तो मेरे मास्टर भी माउंटेन के गॉड बन चुके हैं। रही बात लिन शॉ की, तो उसने भी कैटास्ट्रोफी को फेस करके अब वो एक ट्रू इमॉर्टल बन चुकी है। मेरे ख्याल से आगे चल के वो अकेले में ही प्रैक्टिस करेगी। साथ ही डूशियन पिक पर किसी को पता नहीं चला कि वो डिवाइन पनिशमेंट मेरे लिए थी, क्योंकि सीनियर शॉकिंग ने मुझे कवर अप किया। अब तो मेरे लिए बस एक ही इम्पोर्टेंट काम बाकी है, मुझे सदन
कॉन्टिनेंट में जाकर जेड एम्पर और क्वीन मदर के रीइंकार्नेटेड फॉर्म को ढूंढना होगा। उन्हें जल्दी से हेवन में लाना जरूरी है। जिसके बाद हमें सदर्न कॉन्टिनेंट का एक शहर दिखाया गया, जहाँ पर हमें एक यंग मास्टर दिखाया जाता है, वो भी पीछे से। उसका फेस फिलहाल तो हमें दिखाया नहीं गया। उसके सर्वेंट उससे कह रहे थे कि यंग मास्टर आप तो आज बहुत ही लेट उठे, हम तो कब से ही आपका इंतजार कर रहे थे। ये देखिए हम आपके लिए एक प्रीमियम क्वालिटी की चाय लाए हैं और उसके साथ ही मजेदार कुकीज भी। यंग मास्टर वाकई हमने इतने साल आपको काफी ज्यादा मिस किया। ये तो अच्छा हुआ कि आप फाइनली पढ़ाई पूरी करके घर आ गए हो। अब वो यंग मास्टर कहने लगा था कि पिछली रात में थिएटर में गया था, वहाँ पर जुए के दाव चल रहे थे तो मैंने भी अपना हाथ आजमाया और पता है क्या हुआ, मैं अपना सारा पैसा लॉस करके आ गया। खैर उसका तो कोई टेंशन नहीं, मगर अभी मुझे बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा, इसलिए 2-3 सर्वेंट तुरंत ही उसके हाथ पाँव दबाना शुरू कर देते हैं, मगर उनकी पावर का यंग मास्टर पर कुछ भी असर नहीं होता। वो कह रहा था कि भाई मैंने तुम्हें मसाज देने के लिए बोला था, ना कि मुझे गुदगुदी करने के लिए, जरा जोर लगाओ यार। तो लोग तुरंत ही अपनी पूरी ताकत लगाकर यंग मास्टर के हाथ पाँव दबाना शुरू कर देते हैं। वो कहते ना इतना भी काफी नहीं, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी उसी सिटी की तरफ आ रही है, जिसे देखकर टाउन के लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे। और इधर वो यंग मास्टर चिल्ला कर कहने लगता है कि जरा जोर से दबाओ यार। तो सर्वेंट भी गुस्से में आकर बड़ी तेजी से उस यंग मास्टर पर एक पंच हिट करता है और इसी मोमेंट पर वो रोशनी भी उनके घर पर आके टकरा जाती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। धीरे धीरे वो तबाही पूरे शहर में मच गई। एक अनजान पावर वहाँ के लोगों को खत्म कर रही थी। उसने न जाने कितने ही लोगों को खा लिया था। और तभी हम यंग मास्टर के सर्वेंट को देखते हैं, जो जैसे तैसे बच गया था। अब वो बंदा जल्दी से अपने यंग मास्टर को ढूंढने लगा, तो उसका मास्टर जो कि पत्थरों के नीचे दबा हुआ था, वो अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। ये देखकर तो बंदा काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि उस मास्टर पर पूरा की पूरा घर पड़ा हुआ था, मगर फिर भी वो अभी तक जिंदा है। वो कहते हैं मास्टर मेरे ख्याल से आपकी मसाज की ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी होगी। और अब हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जिसने कई सारे ह्यूमन को खत्म कर दिया था। लोगों को खत्म करके उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा। अब तो पूरे टाउन पर ही अपने एनर्जी से अटैक करना शुरू कर देता है। उसने पूरे टाउन में तबाही मचा के रखी थी और लोगों को डर के मारे भागता हुआ देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। और तभी एक फ्लाइंग सोड बड़ी ही तेजी से आकर उस पर अटैक कर देती है, मगर वो बंदा समय रहते साइड में हट गया। लेकिन उस फ्लाइंग सोड ने भी यू टर्न मारते हुए दोबारा से आकर उस पर हमला कर दिया और इस बार वो बंदा सीधा जमीन पर आ गया था। वो बंदा तो काफी ज्यादा शॉक था कि उस पर हमला करने की इतनी हिम्मत किसमें हुई। और तभी उस हेवी सोड पर एक लड़की आ जाती है और अब हमें एक नरेटिंग वॉइस बताने लगती है कि जैसे ह्यूमन एम्परर फायर क्लाउड केव में वापस आए, तभी से सदर्न रीजन में काफी ज्यादा खलबली मच गई। यहाँ पर कई सारे पावरफुल मॉर्टल नेशन ने जन्म लिया और उन नेशन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चिन किंगडम। साथ ही यही किंगडम डूशियन पिक को भी ढेर सारी ऑफरिंग देता है। तो जैसे डूशियन पिक को पता चला कि चिन किंगडम के एक सिटी पर अटैक हुआ है, वो तुरंत ही चिन किंगडम की मदद करने के लिए रवाना हो गए। इधर चांगशो को भी पता चल गया था कि सदर्न सिटी पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लाइंग सोड वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शुयाना थी। इधर वो बंदा तो शुयाना को और ज्यादा उकसाना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक स्पिरिचुअल बर्ड में बदल गया। वो तो बड़ी ही तेजी से जाकर बचे कुछ लोगों को खत्म कर रहा था और तभी एक सोड बड़ी ही तेजी से आकर उस पर हिट हो जाती है। दरअसल ये सोड थी डूशियन पिक की इमॉर्टल वांगचिन की। वो इस बीस्ट पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। वो शुयाना को हुक्म देते कि जल्दी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर दो। तो शुयाना ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मल्टीपल फ्लाइंग सोड क्रिएट कर ली। उसकी सारी सोड उस परिंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो परिंदा बड़ी ही आसानी से उसे डॉच कर रहा था। अब शुयाना और उस मॉन्स्टर के दरमियान ऐसी तगड़ी फाइट चल रही थी कि तभी डूशियन के दूसरे इमॉर्टल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एल्डर जियांग और उनकी वाइफ भी शामिल थी। अब इन सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर पर ढेर सारे हमले कर दिए, जिससे वो परिंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया था और अब वो अपने असली रूप में भी आ जाता है। लेकिन ये लोग उसे खत्म कर पाए इससे पहले आसमान से गोल्डन रोशनी रिलीज होने लगी। साथ ही उस रोशनी से डिवाइन बर्ड बाहर निकलने लगे और वो भी 5 कलर को रिलीज कर रहे थे। डूशियन के सभी एल्डर इस रोशनी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और तभी एक बंदा उनके सामने आने लगता है। चांगशो ने भी अपनी माइंड पावर से उसे देख लिया था। वो कहता है कि ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट ये 5 रंग इस बंदे के पास है, यानी कि इसके पास 5 कलर डिवाइन लाइट है। और अब उस मिस्टीरियस बंदे ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुलते ही वो
फाइव कलर गायब हो गए थे, जिसके बाद वो बड़े ही आराम से फाइव कलर डिवाइन लाइट का यूज करते हुए इन सभी लोगों को सप्रेस कर रहा था। देखा जाए तो ये सभी की सभी इमॉर्टल्स थे, मगर फिर भी वो अकेला बंदा इन लोगों पर भारी पड़ गया और वो भी बिना कुछ करे। और अब हमें उस बंदे का रियल फॉर्म दिखाया जाता है। उसके पीछे बहुत ही ग्लोरियस विंग्स लगे हुए थे और ये बंदा फिनिक्स क्लैन का एंसेस्टर है। इधर श्वेना उसके ऑरा को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो सोचती है कि दिखता तो ये बंदा एक मर्द है, लेकिन उसकी बॉडी पर मस्कुलिन एनर्जी का कोई ट्रेस नहीं और ना ही इसमें फीमेल की कोई ऑरा है। इसके अंदर यिन और यांग को परफेक्टली यूज किया गया है। आखिर ये है तो है कौन? अभी सभी लोग अपनी माइंड पावर का यूज करके आपस में ही बात कर रहे थे। एल्डर जियांग कहने लगे कि इस बंदे के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाओ रेल्म की पावर है और तभी उस बंदे ने एक चुटकी बजाते हुए सप्रेशन पावर को हटा दिया, जिससे इन सभी लोगों की जान में जान आ गई थी। वो एकदम कैजुअल होकर पूछने लगा कि बताओ उस बंदे ने कितने लोगों को खत्म किया था। ये सुनकर वांगचिन थोड़े से हैरान हो गए। वो कहते हैं कि तुम्हें मरे हुए लोगों के आंकड़े जानकर क्या मिलेगा? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मैं कर्मों का कर्जदार हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कि उस बंदे ने कितने लोगों को खत्म किया था, वरना मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। इससे भला क्या ही होगा, बस मेरे पापों का थोड़ा सा काउंट बढ़ जाएगा। तो तुम लोगों की भलाई इसी में है कि उस बंदे ने जितने भी लोगों को मारा था, मुझे बस उसका एक नंबर बताओ। अगर उसने 100 लोगों को मारा है तो मैं भी 100 लोगों की जान बचा लूंगा, इससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर एल्डर जियांग की वाइफ और श्वेना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। श्वेना अब उस बंदे पर हमला करने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी चांगशाओ ने अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। वो कह रहा था कि इस बंदे को उकसाना भारी पड़ जाएगा, इसलिए शांत रहो। और तभी वो बंदा जोर से चिल्लाने लगा कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम टेलीपैथिक मैसेज का यूज करके इन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हो। ये सुनकर तो चांगशाओ के पसीने छूट गए। चांगशाओ को अब इसकी पावर का भी अंदाजा आ गया था, क्योंकि आज तक कोई भी चांगशाओ की टेलीपैथिक मैसेज को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। वो सोचता है कि कॉन्गशुन नाम का पीकॉक अर्थ एंड हेवन की सबसे पहली प्रीमोर्डियल फिनिक्स की ब्लड लाइन माना जाता है। जब डीमंस और विचेस में ग्रेट वॉर हुई थी, उसी वक्त पहली बार इस पीकॉक को देखा गया। इतना ही नहीं, हमारे सेक्ट के रिकॉर्ड में भी इस पीकॉक के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें लिखा गया था कि जंग के दौरान एक डिवाइन बर्ड पीकॉक साउथ दिशा से आकर बैटल में शामिल हुआ और फिर उसने अपना मुंह खोल के न जाने कितने ह्यूमन और डीमंस को खा लिया, और वो भी बस मजे के लिए। और डिवाइन परिंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने न जाने कई सारे मासूम लोगों की जान ली, जिस वजह से डा ऑफ हेवन ने गुस्से में आकर उसे डिवाइन पनिशमेंट दी। जिसके बाद महान सेंट जुयान ने भी उस डिवाइन पीकॉक को हराकर उसे हमेशा के लिए साउथ में भेज दिया। और वो डिवाइन पीकॉक कोई और नहीं बल्कि यही बंदा था, यानी कि इसका नाम है कॉन्गशुन। बाद में कॉन्गशुन ने गॉड नेमलेस की ट्रिब्यूलेशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसे मौका किसने दिया इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। कॉन्गशुन के पास 5 कलर डिवाइन लाइट है, इसके आगे कितना भी पावरफुल बंदा क्यों ना आए, फाइनली वो घुटने टेक ही देगा। लुया भी इसके साथ बैटल में हार गया था। इधर वांगचुन देखते कि वो बंदा अब काफी ज्यादा भड़का हुआ है, उसने चांगशाओ इतना दूर होके भी उस पर हमला कर दिया, और बेचारे चांगशाओ के पास इस अटैक को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं था। चांगशाओ उससे मार खाते हुए सोचता है कि अरे वाह, इसके पास तो तीनों सेंट जितनी पावर है। और तभी अचानक से उसे महान सेंट जुयान की याद आती है। वो समझ गया था कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा, इसलिए चांगशाओ ने तुरंत ही अपने एक और फॉर्म को वहाँ भेज दिया, जो कि वहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा करने के लिए सुरीली बांसुरी बजाने लगता है, जिसे सुनते ही कॉन्गशुन थोड़ा सा शांत हो जाए। इधर श्वेना को डाउट आ रहा था, वो सोचती कि महान सेंट जुयान का डिसाइपल मेरे ख्याल से चांगशाओ ही है, क्योंकि अभी अभी चांगशाओ ने मुझे टेलीपैथिक मैसेज भेजा था और उसके तुरंत बाद ही ये बंदा यहाँ आ गया। वो अपने माइंड पावर का यूज करते हुए इन लोगों को बता रहा था कि प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे ये बंदा भड़क जाए, अगर इससे गुस्सा आया तो फिर हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। और अब चांगशाओ कॉन्गशुन से बात करता है। वो कह रहा था कि मैं महान सेंट जुयान का डिसाइपल हूँ और हम सभी लोग ह्यूमन टाओइज्म के फॉलोअर हैं, इसीलिए प्लीज हम पर थोड़ी सी दया कीजिए। महान सेंट जुयान का नाम सुनते ही वो बंदा थोड़ा सा चौंक गया। वो चांगशाओ से पूछने लगा कि बताओ महान सेंट जुयान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, जिस पर वो कहता है कि सीनियर मैं उनका डिसाइपल हूँ, लेकिन कॉन्गशुन उसे इस बात का सबूत मांग रहा था। तो चांगशाओ ने तुरंत ही उसे अपना जेड टोकन शो किया, जिसे देखते ही कॉन्गशुन चांगशाओ के एकदम करीब आ जाता है। वो बहुत ही प्यार से पूछ रहा था कि बताओ ना महान सेंट जुयान कैसे है। उसके इस सवाल से चांगशाओ और जुई दोनों भी शॉक हो गए। और अब ये बंदा कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने मुझे सही पहचाना, मैं ही कॉन्गशुन हूँ, और जिस बंदे ने इस सिटी पर अटैक किया था वो मेरा भतीजा है। कुछ दिनों पहले ही मेरे भतीजे के ब्लड लाइन के साथ कोई गड़बड़ी हो गई और इसी के चलते उसने अपना सारा कंट्रोल
कंट्रोल खोकर ह्यूमन पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसी की वजह से मैं सेक्लूजन से बाहर आ गया और देखो उसी को फॉलो करते हुए मैं इस टाउन तक भी पहुंच गया। मैं जानता हूँ उसने कई सारे ह्यूमन को खाया होगा, इसलिए मुझे बस एक नंबर बताओ और मैं तुरंत ही जाकर उतने लोगों की जान बचाऊंगा। उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। जिस पर शुआना कहने लगे कि लोगों को मारना और लोगों को बचाना ये दोनों अलग चीजें हैं, आप उसे एक साथ नहीं मिला सकते। जिस पर कांगशुन कहने लगा कि पास्ट में मैंने कई सारे लोगों को खा लिया था, मेरे ख्याल से उसमें 4-5 लाख ह्यूमंस होंगे, लेकिन इससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाद में डीमन क्लैन ने इंसानों को स्लॉटर करने के लिए बहुत ही खतरनाक सोड बनाई थी। उस सोड को रिफाइन करने के बाद डीमन क्लैन करोड़ों ह्यूमंस को मारना चाहता था, तो मैंने उसी वक्त जाकर उस सोड को डिस्ट्रॉय करके करोड़ों ह्यूमन की जान बचाई, जिसके चलते मेरे कर्मों का अकाउंट भी सेटल हो गया। इसलिए मेरे ख्याल से किलिंग और सेविंग में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। हालांकि शुआना अभी भी उसकी बात से अग्री नहीं थी, जिस वजह से कांगशुन गुस्से में आकर अपने ऑरा रिलीज करने लगता है। तो चांगशो तुरंत ही जाकर शुआना को समझाता है कि उसने अपने मुंह की पेटी बंद करनी चाहिए क्योंकि ये बंदा उन्हें एक ही चुटकी में निपटा सकता था। जिसके बाद एल्डर जियांग कांगशुन को ग्रीट करते हुए कहने लगे कि आपके भतीजे ने लगभग 40-50 लोगों को तो मारा ही होगा। ये नंबर मिलते ही कांगशुन तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। अब वो उस विलेज में जाकर वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से कई सारे मॉर्टल बाहर आने लगते हैं। कांगशुन बता रहा था कि इन्हें डीमन क्लैन ने सैक्रिफाइस के लिए कैप्चर किया था, लेकिन मैंने अब इन लोगों को बचाकर मेरे भतीजे ने किए हुए पाप को रीपे कर दिया। मेरे ख्याल से अब हम लोगों का हिसाब बराबर हो चुका है। जिसके बाद वो चांगशाओ से कहने लगा कि तुम्हारा महान सेंट जुयान बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो बताओ कि तुम्हारे सेंट जुयान ने कभी मेरा जिक्र किया था? ये सुनकर चांगशाओ सोचने लगा कि अब उसे क्या जवाब दिया जाए। तभी रियल वाला चांगशाओ आकर उसे बताता है कि जल्दी से इसे सच्चाई बताओ। तो चांगशाओ कहता है कि वैसे तो मैंने महान सेंट जुयान के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन मैंने उनकी जुबान से 2-4 बार आपका नाम सुना था। ये सुनकर कांगशुन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो पूछता है बताओ ना फिर उसने मेरे बारे में क्या बोला। इधर चांगशाओ परेशान होकर सोच रहा था कि आखिर ये बंदा मर्द है या फिर औरत, पता नहीं इसे महान सेंट जुयान में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो अब चांगशाओ से कहता है कि उन्होंने मुझे आपके बारे में काफी अच्छी बातें बताई है, जो कि मैं इतने सारे लोगों के सामने रिवील नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे मास्टर की इज्जत पर दाग लग जाएगा। ये सुनकर कांगशुन शांत हो गया। अब पता नहीं वो किस बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो चांगशाओ से कहने लगा कि मुझे तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब चांगशाओ से कहने लगा कि आपकी बॉडी पूरी तरह से यिन यांग से बनी हुई है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप हो कौन। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं कोई भी बन सकता हूँ। मैंने आज तक उस फैसले को पेंडिंग रखा कि आखिर मुझे बनना क्या है। अगर तुम्हारा महान सेंट जुयान बस एक बार मुझसे मिल लेता तो शायद मैं अपना फैसला भी कर सकता था। गाइस यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, दरअसल ये बंदा यिन यांग का फॉर्म है, यानी कि ना ही ये एक मर्द है और ना ही एक औरत है। और मेरे ख्याल से महान सेंट जुयान से मोहब्बत करता है। लेकिन जब ये बात चांगशाओ को पता चली उसे 440 वोल्ट्स का झटका लग गया था। वो कह रहा था कि शायद इस दुनिया में आदमी हो आदमी से प्यार करता हो ये वाला रिवाज भी चल जाता है। इधर कांगशुन कह रहा था कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे फिनिक्स क्लैन की गलती है, इसलिए इस जेड मैसेज टेलिस्मान को अपने पास रख लो। अगर आगे चल के तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो बस मुझे याद कर लेना और मैं तुरंत ही तुम्हारी मदद करने पहुँच जाऊंगा। जिसके बाद वो बहुत ही तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गया। चांगशाओ सोचता है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक महान लोग अपीयर हो रहे, इसका सीधा मतलब ये है कि जल्दी कैटेस्ट्रॉफी होने वाली है। और अब वो टाउन से गुजरते हुए कह रहा था कि मुझे जल्दी से जेड एम्परर और क्वीन मदर को ढूंढना होगा। उन दोनों के बिना तो हेवनली कोर्ट आधा अधूरा है। वही दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं, जिसके ऊपर के सारे पत्थरों को सिपाहियों ने हटा दिया था। वेल इस बंदे का नाम है हुआ यूमिंग और ये चिजाओ सिटी के जनरल का बेटा है। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहने लगी कि तुम तो हमारे सिटी के जनरल के बेटे हो, लेकिन फिर भी उस परिंदे ने तुम्हारी हालत खस्ता कर दी। उसकी इसी बात सुनकर हुआ यूमिंग गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि मुझे किसी परिंदे ने घायल नहीं किया, बल्कि मैं तो एक हीरो जैसे फाइट करके आया हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि भले ही तुम सिटी लॉर्ड की बेटी क्यों ना हो, लेकिन तुम में तो इतना सा भी दम नहीं। जैसे उस पिकॉक ने हमला किया तुम किचन में जाके छुप गई होंगी और फिर इस तरह से इन दोनों के झगड़े शुरू हो गए। गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि ये दोनों जेड एम्परर और उनकी बीवी यानी कि क्वीन मदर का ही रीइंकार्नेटेड फॉर्म है। हालांकि ये बात इन दोनों को पता ही नहीं, मगर इसकी खबर लुया को ऑलरेडी मिल चुकी थी। लुया कह रहा था जेड एम्परर हाउटियान, इस बार तो मैं तुझे हेवन में आने ही नहीं दूंगा। तू तो उसी सिटी में एक मॉर्टल की मौत मारा जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू
सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।